तो पहली बार क्या हुआ सर, मेरे जो भैया हैं, मैं छोटा हूँ, तो मेरे भैया मुझसे 3 साल बड़े हैं, तो उन्होंने जेआरएफ लाइब्रेरी साइंस में क्लियर किया। हम्म। तो मुझे वो एक इंस्पिरेशन मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला उस चीज का। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको शुभम जी, आपने ऑल इंडिया रैंक 13 क्रैक की काफी मेहनत से। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, एक मतलब आपने कहाँ से पढ़ाई की, ये सारी चीजों के बारे में एक बार आप बताइए। सबको नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम सुगम मिश्रा है और मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, यूपी। और मेरी स्कूलिंग मोस्टली अयोध्या से ही हुई है। और यहाँ पे अयोध्या के उदय पब्लिक स्कूल से मैंने 12th पास किया। और उसके बाद 12th के बाद मेरा साइंस के प्रति रुझान था, तो उसमें मैंने आइजर का एग्जाम दिया, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट दिया। और फिर मेरा आइजर कोलकाता में चयन हुआ। और फिर उसमें मैंने 5 ईयर BSMS डुअल डिग्री कोर्स किया आइजर कोलकाता में। तो आइजर के सिस्टम में होता है कि आपको मेजर सिलेक्ट करना होता है 3rd ईयर में। तो वहां जाने के बाद मेरा केमिस्ट्री के प्रति एक रुझान बढ़ा। तो 3rd ईयर में मैंने मेजर के रूप में केमिस्ट्री लिया वहां पे। और फिर वो केमिस्ट्री से ही फिर आगे चलता गया। और फिर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मैंने ये CSIR नेट और गेट की प्रिपरेशन की। ओके, तो मेनली जो इंस्पिरेशन आपको मिला CSIR नेट और गेट की प्रिपरेशन का, वो कहाँ से मिला? मतलब आपके दिमाग में कहाँ से ख्याल आया कि नहीं आपको CSIR नेट या गेट की तैयारी करनी चाहिए? कौन सी चीज है जो सर इंस्पायर्ड किया आपको? सर मेरे घर में टीचिंग का ही बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी खुद एक टीचर थे, हाँ JNV में, नवोदय में हाँ फिजिक्स के टीचर थे वो। और उसके हाँ। बाद अभी वो प्रिंसिपल हैं यहाँ पे अयोध्या में एक इंटर कॉलेज में। तो उन्होंने भी हायर एजुकेशन परस्यू किया था। और घर में जो भी बड़े हैं, मेरे चाचा हैं, वो भी टीचिंग लाइन से हैं, मेरी बुआ हैं वो भी टीचिंग लाइन से हैं। हम्म। तो दादाजी भी टीचिंग ही है, ऑल्दो वो डिफेंस पर्सनल है, लेकिन टीचिंग ही उनका बहुत रहा है, पढ़ते उढ़ते बहुत रहते हैं वो। और हम्म। तो पहली बार क्या हुआ सर, मेरे जो भैया हैं, मैं छोटा हूँ, तो मेरे भैया मुझसे 3 साल बड़े हैं, तो उन्होंने जेआरएफ लाइब्रेरी साइंस में क्लियर किया। हम्म। तो मुझे वो एक इंस्पिरेशन मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला उस चीज का, कि मैं भी इसको दूंगा। और सर कॉलेज में भी जो सीनियर्स थे, वो जैसे 4th 5th ईयर में जब हम लोग थे, तो उस समय पे नेट देना शुरू कर दिए थे लोग, हमारे बैचमेट्स वगैरह। हम्म। तैयारी नहीं, ऐसे ऐसे तैयारी कॉलेज का पीरियड चलता था, लेकिन सब एक्सपेरिमेंटली दे देते थे। तो हम्म। सब आज में बैठ के जाते थे। नेट का सेंटर दूर दूर पड़ता था, कॉलेज कोलकाता में था, अंदर था सर कॉलेज, कल्याणी ओके। में कॉलेज था आइजर का। तो हम्म। वो भी देखते देखते वहां से भी एक इंस्पिरेशन आया। पेपर, जब पेपर नेट का पेपर बहुत अच्छा पेपर लगता है देने में, तो वो भी एक हम्म। आकर्षण बना इसको देने के पीछे। हाँ, ये भी अगर एक तरीके से अगर आप देखें तो काफी टफ एग्जाम में से एक एग्जाम है। तो जी सर। मतलब ये अपने आप में तो है ही। तो अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे आते हैं हम लोग, चलिए। आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जैसा कि जी आपको सर। अच्छी तरीके से पता है कि अगर CSIR नेट क्रैक करना है, तो क्या तीनों पढ़ना जरूरी है? आपको क्या लगा, मतलब कि क्या तीनों टॉपिक को, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, तीनों को पढ़ना जरूरी है, या किसी दो के पढ़ने से हो जाएगा, या कोई एक पढ़ के जाए तो हो जाएगा? इसमें बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सब कुछ पढ़ें हाँ या कुछ पढ़ें। मतलब आपको क्या लगा पेपर देते वक्त कि नहीं, क्या इंपॉर्टेंट है, तीनों पढ़ने ज्यादा आसान है, या हम कोई दो पढ़ें या कोई एक पढ़ लें? कैसा लगा आपको, तो क्या रहा? सर, शुरुआत में तो जैसे मैंने शुरू किया था, तो शुरुआत में फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही मैंने अप्रोच किया। क्योंकि हाँ फिजिकल समझ में भी आता है, क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, कंसेप्चुअल ज्यादा होता है, और तुरंत से हिट भी कर जाता है। तो हाँ। फिजिकल और इनऑर्गेनिक मैंने ज्यादा मैंने प्रेफर किया इसको शुरू से ही। हाँ और फिर ऑर्गेनिक, लेकिन सर क्या होता है कि अगर कोई सब्जेक्ट एकदम से छोड़ दो,
तो थोड़ा फियर उसका ज्यादा हो जाता है, टेंशन उसकी ज्यादा हो जाती है, और वो एक वो बिना मतलब का कुछ डराने लगता है। तो हम्म ऑल्दो नेट का एग्जाम ऐसा है सर कि उसमें हम लोग अगर ऑर्गेनिक ना कवर करके जाए तो भी चल जाता है सर। 60 क्वेश्चंस हम्म होते हैं पार्ट सी में, पता ही है, 25 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो हम्म ये एक सही स्ट्रेटजी सर जो जनरली बच्चे करते हैं कि ऑर्गेनिक को कम ध्यान देते हैं और फिजिकल इनऑर्गेनिक को ध्यान देते हैं, ये सही स्ट्रेटजी है सर एग्जाम क्लियर करने के लिए। मतलब ऑल्दो आपको आपको हाँ हाँ सर। हाँ, मतलब ये लगता है कि नहीं, अगर हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक अच्छे से करके जाएं तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। सर ऑर्गेनिक पढ़ना चाहिए सर, हाँ बिल्कुल हाँ पढ़ना चाहिए। और ऑर्गेनिक में भी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं सर, जैसे ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है, ऑर्गेनिक में एरोमेटिसिटी आता है, आप जीओसी भी पढ़ सकते हैं शुरुआत के लिए। ऐसे आप ऑर्गेनिक के ये टॉपिक्स पढ़ लें, इसको एग्जाम देते समय हाँ। आपका ये एडिशनल आपको दे देंगे सर। ओके, नहीं चलिए ठीक है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों के प्रिपरेशन के लिए आपने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था? क्या मतलब कुछ टाइम डिस्ट्रीब्यूट आपने किया था कि मुझे ऐसे पढ़ना है, इतने आवर्स पढ़ना है, या किस तरीके से आपने बांटा चीजों को कि कैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, कैसे जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ी तीनों टॉपिक में से उसमें आपने सर टाइम शुरू में तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया? सर शुरू में तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो ऑर्गेनिक को इतना टच ही नहीं किया मैंने। मैंने हम्म फिजिकल और इनऑर्गेनिक पहले टच किया, क्योंकि शुरू हम्म में सर लेक्चर्स इतने ज्यादा रहते हैं, चाहे आप कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, लेक्चर इतने ज्यादा रहते हैं, बड़े ओवरवेलमिंग लगते हैं वो कंप्लीट करने में। और ऑनलाइन हम्म पढ़ना भी रहता है सर, इसको देख के हम्म आप अच्छा खासा टाइम जाता है। तो शुरू में हम्म फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही मैंने किया, लेकिन जब जैसे जैसे ये टॉपिक्स थोड़े कंट्रोल में आ गए तो मैंने हम्म, थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक शुरू कर दिया था सर शुरू में। तो हाँ सर हाँ ये लेके मैंने नेट का एग्जाम दिया था एक बार, जब मेरा पहला मैंने नेट का एग्जाम जो मेरा क्लियर हुआ था सर, उसमें सिर्फ एलएस हुआ था मेरा। तो वो हाँ मेजरली फिजिकल और इनऑर्गेनिक और कुछ पोर्शंस ऑफ ऑर्गेनिक मैंने कवर हाँ, किया था इसके लिए। फिर जब अच्छा। सर सेकेंड टाइम दिया मैंने, तो मैंने ऑर्गेनिक भी पूरा पढ़ा सर। तो ऑर्गेनिक को हम्म ही ज्यादा, जब फिजिकल और इनऑर्गेनिक बार कंप्लीट हो जाती है तो उसको बार बार पढ़ना नहीं रहता लेक्चर से, तो फिर हम्म, ऑर्गेनिक मैंने पढ़ा सर। अच्छा, तो ये सही रहा। अच्छा आपका, ओके। ज्यादातर बच्चों को ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए और क्या रूटीन होनी चाहिए। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इसी से होती है कि हमारी रूटीन क्या हो, कितने घंटे हम पढ़ें। मेनली आपका क्या रूटीन था, कितने घंटे आप पढ़ते थे? तो थोड़ा सा रूटीन के बारे सर में अपने बताइएगा। सर चूंकि मैं घर से ही रह के पढ़ाई कर रहा था, तो मैं सुबह जैसे घर में सब लोग सुबह सुबह रहता ही सब रूटीन रहता है जाने का, तो मैं 6 बजे उठ जाता था और 6 से 8 एक स्लॉट निकलता था पढ़ाई का सुबह का। उसके हम्म बाद मैं फ्रेश व्रेश होके 9:30 के आसपास मैं लाइब्रेरी जाता था सर, यहाँ पे लाइब्रेरी थी बगल में, वहां जाता था। और वहां एक मेरा 4-5 घंटे का स्लॉट निकलता था, लगभग 1:30-2 बजे तक। और फिर मैं दोपहर में घर आ जाता था। और फिर सर शाम को मैं रेस्ट लेता था थोड़ा सा, और 4-4:30 के आसपास फिर ये आफ्टरनून का स्लॉट निकलता था, 7:30-8 के आसपास तक। और फिर सर डिनर होता था, और डिनर के बाद 11-11:30 तक सर मैं नाइट स्टडी नहीं किया हूँ, मैं हम्म। 11-11:30 तक सो जाता था सर। अर्ली इन द तो मेरा मॉर्निंग यही स्टडी रही एक, है। जी सर। अर्ली इन द मॉर्निंग वाली स्टडी आपकी रही है, हाँ ये काफी इफेक्टिव भी रहता है अर्ली इन द मॉर्निंग वाला। लोग समझते नहीं है, लेट हाँ नाइट स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस्ड लोग रहते हैं। एनीवे, चलिए क्या रिसोर्सेस थे, जैसे आपने अगर पढ़ाई अपनी स्टार्ट की, आपने तैयारी स्टार्ट की, तो जो कंटेंट के जी रिसोर्सेस थे वो क्या क्या थे? मतलब आपने क्या क्या प्रेफर किया? जैसे मेरा पूछने का मतलब है, आपने किताबों को प्रेफर किया था, आपने नोट्स कैसे प्रेफर किए, या लेक्चर्स कैसे प्रेफर किए? तो रिसोर्सेज आपके क्या थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? मेनली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबका बताइएगा कि क्या आपके रिसोर्सेज थे, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की थी? सर कॉलेज के दौरान ही सर बुक्स जो पढ़ना था वो कॉलेज में ही पढ़े थे। जैसे ब्रूस बुक है ऑर्गेनिक की, बहुत
इंट्रोडक्टरी लेवल पे बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। क्लेडन के कई सारे चैप्टर्स पढ़े थे सर, सेलेक्टिव हो के, कार्बोनिल के, और ये सब कॉलेज में ही ये सब पढ़े थे। और फिर एटकिंस हो गया फिजिकल का सर। लेकिन जब तैयारी में बात आई तो जो कोचिंग थी सर, मैंने फिजिकल के लिए, फिजिकल में मैंने सर वैसे लिखा है मैंने मेन ग्रुप कोऑर्डिनेशन और मेन ग्रुप कोऑर्डिनेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये मैंने वेद सर से पढ़ा है। ये 3 टॉपिक उनके यूट्यूब पे लेक्चर थे, मैंने वहां से पढ़ा। अमित सर उस समय अन अकेडमी में थे, मैं उनसे स्टैटिस्टिकल पढ़ा हूँ। वो पढ़ा रहे थे उस समय, मैंने उनसे वो पढ़ा था। और फिर बाकी का जो मेरा सिलेबस था वो मैंने जे केमिस्ट्री से कवर किया, इंट्रोडक्टरी शुरू के टाइम पे। और फिर सब जब एक बार मैंने नेट दे लिया था, और एक बार लास्ट ईयर मैंने गेट भी दिया था सर। और गेट देने के बाद सर, गेट मेरा क्लियर हुआ था लास्ट ईयर, और उसमें 19 रैंक आई थी सर, AIR। और फिर इस बार जब मैंने दिया तो सर ऑर्गेनिक कंप्लीट तो हो गया था मेरा जे केमिस्ट्री से, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मुझे नहीं फील आया उसकी वजह से। तो मैंने फिर सर आप एसैप से, मेरा अमित सर से परिचय था ही, तो मैंने एसैप इंस्टीट्यूट नवंबर के आसपास ज्वाइन किया था। और सर मैंने फिर पूरी ऑर्गेनिक आपसे ही पढ़ी सर। और ऑर्गेनिक मैंने एक अच्छा इनोवेटिव, एक जो अप्रोच था, एक नए तरीके से एक अच्छा इंट्यूशन डेवलप हुआ मेरा ऑर्गेनिक वैसे। तो मैंने री ऑर्गेनिक पूरी पढ़ी इस टाइम पे, और उसका एक बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस मिला मुझे। तो मैंने ऐसे ऐसे करके, और क्वेश्चंस के लिए सर मैं असाइनमेंट जो है वो जे केमिस्ट्री जब ज्वाइन किया था तो उसी के जो असाइनमेंट थे मैं उसी को लगाता था, और PYQ की बुक्स थी मैं उसको भी रेफर करता था। ओके, मोटा मोटी ये है। थी। तो मतलब काफी कंबाइंड स्टडी करने के बाद जो है आपको मतलब पूरा आइडिया लगा कि नहीं, हाँ हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए। सर सर ऑनलाइन रोल क्या स्टडी। रहा, खास करके जैसे एसैप इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? सर जैसे ऑर्गेनिक में क्या है कि उसमें आप अगर आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़े ऑर्गेनिक को, और आपने बहुत बेसिक लेमन तरीके से, मतलब बहुत एक वैसे तरीके से पढ़ाई की ऑर्गेनिक, जैसे टीचर्स कई बार ऐसे पढ़ा देते हैं, तो ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो रहा है उसकी वजह से। और आप जो इंट्यूटिव भी कुछ सवाल अप्रोच कर सकते हैं उसमें भी आप फंस जाएंगे। आपको नेट के क्वेश्चन में पार्ट सी में स्पेशली डाउट तो भर भर के आते रहेंगे। तो एसैप में सर जैसे आपसे ऑर्गेनिक मैंने शुरू किया था, इंटरमीडिएट आपसे शुरू किया था, फिर रिएजेंट पढ़ा, फिर GOC पे गया। तो सर एक जो आपने एमओ का अप्रोच दिया है ऑर्गेनिक को पढ़ाते समय, कि एमओ अप्रोच से हर चीज को कैसे देखें, तो ये चीज मुझे काफी इफेक्टिव, काफी मुझे एक अच्छा फील कराई ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक को लेके जो एक फियर था, जो मन में डर था, एक इंटरेस्ट डेवलप होने लगा इसको लेके। तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली। बाकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल के टॉपिक्स में क्या रहा, कैसा रहा यहाँ का कंट्रीब्यूशन? सर फिजिकल और इनऑर्गेनिक सर मैंने पहले से ही पढ़ लिया था। तो मेरे जो टॉपिक्स कवर्ड थे, क्योंकि सर मैंने नवंबर के आसपास चूंकि ज्वाइन किया था, तो मैंने 1-1.5 महीना लगातार लेक्चर्स ऑर्गेनिक के ही देखे। अच्छा, और बाकी सब जो पुराने नोट्स उनसे मैंने रेफर किया इसको। ओके। तो आपकी प्रिपरेशन में खास करके जैसे आपने यहाँ से मतलब आपको सबसे ज्यादा हेल्प जो मिली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिली, बाकी आपने टेस्ट वगैरह दिए थे, टेस्ट वेस्ट को लेके आपका ओरिएंटेशन कैसा रहा? हाँ सर, टेस्ट मैंने एसैप के टेस्ट ज्वाइन किया था और केम एकेडमी का टेस्ट दिया था। तो ये 2 टेस्ट सीरीज में 2 टेस्ट सीरीज दे रहा था, और काफी इफेक्टिव रहा टेस्ट सीरीज सर। अच्छा लगा टेस्ट सीरीज मुझे देख के। अच्छा सर ये प्रीवियस क्वेश्चन में एक चीज ऐड करूंगा सर। ऑर्गेनिक के समय पढ़ते समय, क्वेश्चन लगाते समय सर, डाउट्स नेचुरली बहुत आते हैं। तो अगर आपके पास अगर कोई मेंटोर हो जो सही जवाब दे और सही आपको बता दे, तो बहुत बड़ा वो एक सुकून है। तो सर यही ऑर्गेनिक पढ़ते समय मैं क्वेश्चंस लगाता था, और आप
डाउट जो है वो आपको मैं पर्सनली सेंड करता था, और आप मुझे विद इन वन डे, कई बार इंस्टेंटली वॉइस मैसेज करके आप मुझे तुरंत रिप्लाई कर देते थे। और मैं उसमें जितना भी अंदर चला जाऊं, आप रोकते नहीं थे मुझे, मुझे अलाउ करते थे कि पूछो डाउट जितना पूछना है। तो ये हाँ रोल बहुत नहीं। अच्छा लगा, क्योंकि सर में पढ़ने के बाद भी सर क्वेश्चन लगाते समय ये पार्ट बड़ा खटकता है कि डाउट पूछो, और फिर वो उसकी बारीकी में जहां फंस रहा है डाउट, वो क्लियर हो जाए, वो कोई एकदम पिन पॉइंट एड्रेस कर दे। तो ये रोल बहुत अच्छा लगा सर। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं जनरली, होता क्या है कि बच्चे जैसे टेक्स्ट तो कर देते हैं, हम बच्चों को कहते हैं आप टेक्स्ट करते रहो, मैं जब भी फ्री रहूंगा रिप्लाई कर दूंगा। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि एक दिन बीत भी जाता है, क्योंकि आपने अगर टेक्स्ट किया, मैंने टेक्स्ट देख लिया, कहीं बैठा हूँ, मैंने सोचा कि अभी कुछ देर में रिप्लाई करता हूँ, फिर ध्यान से उतर जाता है। तो मेरी रात की भी एक आदत रहती है, मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ किसी का ऐसा तो नहीं रिप्लाई नहीं गया है। थोड़ा रहता है, जी कभी कभार किसी किसी का छूट भी जाता है। ऐसा भी रहता है कि मतलब आप कितना वो करोगे बच्चों का, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कभी भी इसे आप मतलब सीरियसली मत लिया करिए, मन को न छुए। आप एक बार रिप्लाई अगर नहीं कर रहे हैं, फिर आप पूछिए, तब तक आप पूछते रहिए जब तक मैंने जवाब ना दिया हो। मैं इससे परेशान या इरिटेट नहीं होऊंगा। चलिए, नहीं ठीक है, बढ़िया है। जैसे बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हर एक टॉपिक में डाउट आता है, फैकल्टी अगर जी हेल्प सर। कर देना तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, एक बड़ा बच्चों के दिमाग में प्रेजेंट टाइम में तैयारी कर रहे हैं, जैसे इस समय 3 मोड में इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। पहला मोड है ऑफलाइन, दूसरा मोड है ऑनलाइन लाइव क्लासेस, तीसरा मोड है रिकॉर्डेड। जी ये सर। 3 मोड हैं। जी आपको क्या लगता है कि परफेक्ट क्या है? ऑफलाइन, पहले तो ऑफलाइन ऑनलाइन में आपको क्या लगता है कि क्या परफेक्ट है? फिर मैं आपको ऑनलाइन में लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वीडियो के रेस्पेक्ट में पूछूंगा कि क्या परफेक्ट है। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे आप अपने लेवल पे? सर, जैसे आप अगर घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन ही काफी अच्छा। और सर जैसे हम लोग जब क्लास 10th में बच्चे रहते हैं, 12th में रहते हैं, छोटे क्लास में, उनको मोटिवेशन की समस्या कई बार रहती है। अगर आपको मोटिवेशन की समस्या है कि आपको बैचमेट्स के साथ पढ़ के फिर आपको वो एक मोटिवेट करता है, आप साथ में ग्रुप में पढ़ाई करते हैं, आपको वो क्लास अटेंड करवा देता है, तो आपके लिए ऑफलाइन बेटर रहेगा। और अगर आप घर पे हैं, अपने सुविधा में हैं, और वहां पे आपका सिस्टम है, तो आप ऑनलाइन करिए, इक्वली इफेक्टिव रहेगा सर। इसमें कोई अंतर ही नहीं है इन दोनों में कंटेंट के हिसाब से। और सर ऑनलाइन में सर मैंने रिकॉर्डेड ही हमेशा देखा है, क्योंकि लाइव में समय बहुत एक्स्ट्रा चला जाता है, और टीचर हम्म। लाइव रहते हैं, बच्चे उसी में डाउट पूछते हैं। तो कुछ बच्चों के लिए जिनको डाउट्स बहुत आते हैं, लाइव उसको रिजॉल्व करना रहता है, वहां पे फायदा हो सकता है। पर मोस्टली सर जब क्रिस्प और रिकॉर्डेड क्रिस्प ट्रिम्ड वीडियोस रहती हैं, वो बहुत इफेक्टिव होती हैं ऑनलाइन में, क्योंकि सर कान में ये ईयरफोन्स लगा के ऐसे लगातार देखते रहो, तो सर 1 घंटे का वीडियो कई बार लाइव है तो 1.5 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है। तो वो सर फिर वो काफी प्रॉब्लम, लॉन्ग रन में प्रॉब्लम करेगा अगर आप ऐसे बड़ा बड़ा वीडियो देख रहे हो तो। जैसे आपने अगर रिकॉर्डेड ही लिया था, तो रिकॉर्डेड में आप देखे रहे होंगे हमारी कभी कभी वीडियो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की भी है। तो ये जी बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है कि मतलब क्या 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो लगातार देखें या ब्रेक लेके देखें? तो आप क्या फॉलो करते थे, लगातार? कॉन्ट्रेरी, मैं तो कहूंगा सर, जो जो ऑर्गेनिक का कंटेंट था, जो मैंने ब्रॉन्ज बैच था उसको लिया था, तो उसमें तो सर काफी आपने ट्रिम किया हुआ था क्लासेस के बीच में। तो वो जो वीडियोस थी वो 1 घंटे के ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रहे थे। तो वो मुझे हाँ। बहुत बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छा एक लगा कि आप लोगों ने इतना एफर्ट किया है, और ये सच में बहुत हेल्प करता है, ट्रिम रहे और शॉर्ट रहे। हाँ, इस बार तो हमने दोनों कर दिया उसमें कि जो ट्रिम्ड है वो भी रहे, और जो हाँ, मतलब अभी तो जैसे रिसेंट बैच वाली जो वीडियो थी उनको उठा के डाल दिया, तो उसमें कंटेंट भी थोड़ा ज्यादा है, ताकि जो नॉन जी जी ट्रिम्ड है बच्चा जिसमें कंफर्टेबल फील करे वो अपना देखे। मतलब आपके अकॉर्डिंग ये है कि आप 45 मिनट 1 घंटे की वीडियो देखिए, अगर वो बड़ी हाँ। है तो भी, उसके बाद आप ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप पढ़ाई करिए। हाँ, ये सर भी यही। आइडियली भी, जी सर, सर आइडियली भी अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप बहुत लंबे समय तक लेक्चर्स देखना अवॉइड करिए।
आप हम्म। मध्य इससे क्या होगा, जैसे आप अगर आपका 2 घंटे का भी लेक्चर है तो आप निश्चित 1 घंटे के बाद ब्रेक ले लीजिए, हो सकता है 45 मिनट के बाद भी ले लीजिए। सर कान हम्म। में भी सर बहुत लंबे समय तक देखने की वजह से आप, क्योंकि क्लास लेनी है 3-4 महीने क्लास चलेगी, तो कान में आपके पेन होना शुरू हो जाएगा, इश्यूज डेवलप होने लगते हैं सर, आप लगातार आप देख रहे हो तो आप एक हम्म। घंटा पढ़िए, फिर उठ जाइए, थोड़ा सा टहल लीजिए और फिर आके आप उसको कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है। नहीं सही है, ये तो बढ़िया है। चलिए, जब आप तैयारी करना स्टार्ट किए तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? सर शुरू करो तैयारी तो सर बच्चों के मन में भी और रहता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, कंप्लीट कैसे होगा। सबसे शुरू में तो यही लगता है। तो मैंने अपने फेवरेट, मुझे जो पसंद आ रहा था, मैंने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा था, क्वांटम से शुरुआत की थी। तो ऐसे जो आपको पसंद वाला टॉपिक है वो आप शुरू करके पढ़ो, अच्छा लगता है पढ़ने में। तो ये थी हम्म। सर। अम, अच्छा, मैं सर मतलब दूसरा, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा था कि पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, इस तरीके से नहीं पढ़ाई स्टार्ट की थी? नहीं सर, नहीं सर, मैंने अच्छा। जो अपना कोर्स का रहता है, जहाँ पे कोर्स लिखा रहता है कि ये लेक्चर्स हैं, ये टॉपिक्स हैं, मैं टॉपिक देख के कि ये टॉपिक है, ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे मैंने उसको टारगेट किया था शुरू में हाँ, लेकिन ये सबसे हेल्पफुल पहले। तब रहेगा जनरली, मेरा मानना है कि जब बच्चा पहले से कभी पढ़ा और उसे टॉपिक के बारे में आइडिया। अब जिसे जी टॉपिक के बारे में आइडिया नहीं रहेगा वो बेचारा बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? तो सबसे बड़ा चैलेंज हाँ यही था कि इतना बड़ा सिलेबस कवर कैसे होगा। हाँ सर, ये जब शुरू करने लगो तो चैलेंज होता है सर, इससे भी बड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं। जैसे हाँ। स्पेशली सीएसआईआर का एग्जाम ऐसा है कि आप कई बार रिपीट करते हैं, फिर जाके वो स्कोर आपका क्लियर होता है, वो इफेक्टिवली आपका सिलेबस पे ग्रास्प आता है। तो सर इसमें मुझे जो चैलेंजेस आई, सर मुझे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास मोबाइल रखा हुआ है साथ में, तो सर बार बार ऐसा होता था, मान लीजिए वही चीज को बार बार आप पढ़ रहे हैं, वही आपका नोट्स है, उसको कई बार रिवाइज करना पड़ता है, तो आपका मन फिर उब रहा है, तो फिर आप मोबाइल उठा के फिर आप कुछ देखने लगे और आपका समय 1 घंटा 2 घंटा ऐसे निकल गया, आप डिमोटिवेट हो गए फिर। तो सर मैं क्या करता था इसके लिए, मैं अपना जो मेरा स्टडी रूम था, मैं उसके बाहर जाके अपना फोन रख देता था, जस्ट बाहर, कि आवाज आवाज आए तो आ जाए कि फोन ऑन बज रहा है। और सर उससे हम्म। बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंथ मिलती थी कि ये कोई नहीं है, मैं और मेरी बुक्स है और मैं पढ़ सकता हूँ आराम से। तो ये करता था हम्म। सर। So, आज के सर ये जनरल है सर कि कंटेंट बहुत अवेलेबल है और बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन जब ऑनलाइन स्टडी की बात आती है तो उसमें डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मोबाइल से ही पढ़ना है, लैपटॉप से पढ़ना, और सारा डिस्ट्रैक्शन सर इसी में मिल जाता है। तो ऑनलाइन में ये जो आपने एक सवाल पूछा था तो मैं मिस कर गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है, और आपको ये ओवर करना ही सबसे इसमें आप ओवरकम करना ही विन हो जाती है सर। तो सर मैं एक और चीज करता था, ये तो मैं मोबाइल में करता था। दूसरा सर, मैं मैं क्रोम से चलाता हूँ सर, मैं लैपटॉप से पढ़ता था सारे, मैंने ऐप जो है लैपटॉप से ही एक्सेस करता था। तो सर यूट्यूब से भी कुछ लेक्चर देखना है, कुछ करना है, कई बार कोई टॉपिक, कोई शॉर्ट टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करते थे, तो सर यूट्यूब में क्या फीड आपके बहुत सारे आने लगते हैं, आप यूट्यूब खोलो फीड आने लगता है। तो सर जो क्यूरियस दिमाग है उस फीड पहले देखने के लिए जाता है सर कि ये क्या हुआ, वो क्या, ये क्या हुआ। तो सर मैंने बहुत पहले ये डिस्कवर कर लिया था कि एक सर एक्सटेंशन होता है, तो आप उससे फीड आप यूट्यूब का रिमूव कर दीजिए, तो आप यूट्यूब जब खोलेंगे तो आपको यूट्यूब एक ब्लैंक पेज की तरह दिखता है, फिर जैसे वो आपका ही यूट्यूब है, आप उसमें सर्च करके वीडियो जो देखना देखिए, आपके लिए बना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड वेड। तो वो सर जैसे एक्सटेंशन के बारे में भी लोगों को बता दीजिएगा। जी सर, बताता हूँ। तो सर एक्सटेंशन तो सर जो देख रहे हैं वो क्रोम पे सर्च करेंगे अगर कि फीड रिमूवर, तो आपको कई मिलेंगे। एक फीड करके एक्सटेंशन है, फीड, तो आप उसको हाँ। डालेंगे, आपका क्रोम से एक्सटेंस वो हट ही जाएगा, पूरा फीड साफ हो जाएगा, सिर्फ सर्च आता है सर ऊपर, तो उसको सर्च करके आप वीडियो कर लीजिए। ओके। और सर तीसरा सर ये मैं बोलना चाहूंगा, ये एडेड बोलना चाहूंगा सर। सर मैंने जो
शॉर्ट्स और रील्स मैं जैसे मैं देखता तो था सर, पर मैं जनवरी के टाइम पे, अपना फेब में एग्जाम था, मैं जनवरी के टाइम पे एक वीडियो सर, मंगल एक वीडियो डाले थे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए। उसमें उन्होंने एक पॉइंट बोला था कि आप शॉर्ट्स और रील्स मत देखिए, क्योंकि इससे आपका फोकस बहुत डिस्टर्ब होता है। तो सर ये बात दिमाग में थी मेरे, लेकिन मैंने उस समय से सोचा कि अब मैं शॉर्ट्स और रील्स बिल्कुल अवॉइड करूंगा, मैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट देख लूंगा, देखना है तो। सर वो बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि पढ़ते समय फोकस बहुत बार हिल जाता है आपका। पढ़ते समय आप पढ़ रहे हो तो 15 मिनट ही पढ़े, या फिर दिमाग आपका हिल गया, नोट्स को रिवाइज करने में खासकर प्रॉब्लम आती है। तो मैं इंटेंशनली ये करता था कि मैं फीड मेरी यूट्यूब अगर मोबाइल में भी खोला है तो शॉर्ट्स को देखता ही नहीं था, मैं बस लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट देखता था। मैं अपने भाइयों को, छोटे भाई उनको भी बार बार बोलता था कि तुम इग्नोर करो कि वहां पे शॉर्ट है, तुमको कुछ देखने का मन है तो तुम लॉन्ग फॉर्म देख लो। तो ये एक बेटर ओके। हाँ, ये बात भी बहुत सही है। ये तो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अगर आपको शॉर्ट जी देखने की आदत पड़ गई ना, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है। आप किसी चीज पे लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते। और ज्यादातर जी आज तक लोग शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, रील और शॉर्ट्स जी देख रहे हैं। उन्हें आप अगर जी लॉन्ग कंटेंट देखने के लिए कहेंगे तो उनसे होगा ही नहीं कि वो लॉन्ग कंटेंट पे उतने देर तक स्टे कर पाए। उन्हें लगेगा जल्दी से खत्म हो जाए कुछ, जी ऐसा सर, जी ख्याल सर, बिल्कुल आता है। बिल्कुल ये नहीं है, आप जी बात सर। आपने ये बहुत सही कही कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप शॉर्ट्स वगैरह को अवॉइड करो। साइकोलॉजिकली आप अपने आप को कम से कम मेंटेन रखो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए एग्जाम डे के बारे में बात करते हैं। आपका एग्जाम डे को लेके पहला सवाल हम करते हैं। पहले तो सबसे पहला तो आप एग्जाम डे का ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपका एग्जाम डे का एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर एग्जाम सर मेरा सेंटर, मैं अयोध्या में हूँ तो मेरा सेंटर लखनऊ में पड़ा था। तो सर मैं एग्जाम से एक दिन पहले ही, वहां पे मेरा एक छोटा भाई रहता है, मैं उसके यहाँ चला गया था। तो सर घर में पिताजी भी ये हमेशा से दी है सलाह कि जहां भी आपको एग्जाम देने जाना है, आप सेम डे एग्जाम देने मत जाओ। जैसे आपका आफ्टरनून में भी एग्जाम है तो आप सेम डे मत जाओ, जर्नी करके 3-4 घंटे की अगर आपकी दूरी है तो आप ये अवॉइड करो। एक दिन पहले जाओ, थोड़ा माइंड फ्रेश रहेगा, नींद उद सही रहेगी। तो सर मैंने एग्जाम के दिन सर एक दिन पहले थोड़ी सी पढ़ाई की थी खाली, क्योंकि उस समय एंजाइटी भी बहुत ज्यादा होने लगती है। तो थोड़ी सी पढ़ाई की थी जिससे वो मोशन चलता रहे दिमाग का। और फिर सर मैं अर्ली सो गया था और अच्छी नींद ली थी सर। और एग्जाम के दिन लाइट खाया था, और इस बार तो आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर था। तो सेंटर, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम सर, सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ओके। पेपर दिया था, तो पेपर देने के बाद लग रहा था कि अच्छा ही किया है, ठीक किया है, पर पता नहीं होता है हाँ, नहीं ऐसा सही किया। बात है। अच्छा, जब आप एग्जाम देने गए तो खास करके पेपर सॉल्व करने के लिए आपका क्या अप्रोच था? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के रेस्पेक्ट में मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब आपने कौन सा अप्रोच अपनाया था? पहले कौन से सेक्शन को आपने किया था, और उस भी सेक्शन में क्या आपने क्वेश्चन को प्रायोरिटी दी थी कि मैं पहले इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करता हूँ, इनऑर्गेनिक का, फिर ऑर्गेनिक का, फिर फिजिकल का? ऐसे कुछ स्ट्रेटजी बना रखी थी आपने क्या? ये सर बना रखी थी मैंने। सबसे पहले पार्ट से अप्रोच किया था, और पार्ट सी में मैंने ये दिमाग में था मेरे कि मैं ऑर्गेनिक के सवाल आएंगे तो मैं पहले, क्योंकि सर 60 क्वेश्चन है और मेरे मैक्सिमम टॉपिक्स मैंने टच कर ही दिए थे, तो मेरा था कि हम्म। सवाल तो देखे देखे सबके लगते हैं। तो मैंने फिजिकल और इनऑर्गेनिक, और उसमें भी सर मैंने ये अप्रोच रखा था कि अगर एक टाइम से ज्यादा कोई क्वेश्चन में लग रहा है तो मैं उसको उस पल के लिए छोड़ दूंगा। बाद में अगर क्वेश्चन डेफिसिट होता है तो मैं रिविजिट करूंगा। तो पार्ट हम्म। सी मैंने पहले अटेम्प्ट किया था। उसका रखा था मैंने कंप्यूटर में देख के कि सर मैं 1.5 घंटे अपने आप को एक एक उसके रूप में रखूंगा कि 1.5 घंटे के अंदर ही मुझे ये कंप्लीट कर देना है। फिर मैं पार्ट ए में गया था, और फिर मैं पार्ट बी में गया था सॉल्व करने के लिए। अच्छा, मतलब आप पार्ट जी बी को सबसे लास्ट में आपने किया था। पार्टी मतलब पार्टी के बारे में भी आपने पढ़ाई कर रखी थी, इसलिए आप पार्टी पे गए थे। कितने क्वेश्चन किए यस थे सर, आपने यस सर। पार्ट सी में? पार्ट ए तो बहुत important होता है सर। पार्ट सी में 25 किए थे अच्छा, सर मैंने। 25 आपने किए थे। जी सर, पार्ट सी में 25 किए थे।
पार्ट ए हम्म, में 15 किए थे सर, और पार्ट हम्म, बी में सर मैं जोड़ नहीं पाया था बहुत अच्छे से, पर मैंने हम्म, अराउंड 30 किए थे सर क्वेश्चंस, ट्वेंटी अच्छा, एट थर्टी क्वेश्चंस किए थे टोटल ओके, सर। 188 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था मैंने। ओके, 188 मार्क्स का अटेम्प्ट, ओके, जी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कुछ जो फ्यूचर के एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए कोई टिप्स। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि उन्हें एग्जाम करने के लिए आप क्या क्रैक अगर उन्हें करना है तो सबसे पहले आप बताइए आपका क्या रहेगा, उन्हें क्या मैसेज रहेगा, आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। अ, सर जैसे जो बच्चे जो खास करके जो इस एस्पिरेंट्स हैं। बार क्रैक नहीं कर पाए, जो जी। असफल रहे, उन्हें आप क्या मैसेज एग्जैक्ट देना चाहेंगे। सर, पहली बात तो ये कि हताश नहीं होना चाहिए सर, और हम्म, आपको आप ऑब्जेक्टिवली फिगर करना है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अ, थोड़ा सा कोशिश करना है फिगर करने की कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सर। दूसरा कि सर नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है सर, कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप बहुत खुद को ही कमजोर समझ रहे हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना है, क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है सर, कंसेप्चुअल है। आप सही टीचर से पढ़ रहे हैं और आप सही अप्रोच से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आएगा सर। तो आपको इससे बचना है सर कि मेरा नहीं होगा या मुझसे नहीं होगा या नहीं हो पाता है सर। और एक मैं हम्म, देखता हूँ कि बच्चे एप्टीट्यूड को कई बार छोड़ के चले जाते हैं केमिस्ट्री के चक्कर में। सर ये हम्म, बहुत बड़ी गलती हो जाती है, स्पेशली नेट के एग्जाम में, गेट में भी होता है सर। एक अच्छा खासा आपको एक एज दे देता है, और सर बहुत अच्छा स्कोरिंग है एप्टीट्यूड कई बार। ये क्लियर करने में ही जो आपका इस बार का जैसे जो कट ऑफ है, क्लियर करने में ही आपका केमिस्ट्री कई बार एक लेवल तक ही पहुंच पा रही है, तो एप्टीट्यूड हेल्प करता है सर। तो एप्टीट्यूड मैं बोलूंगा कि जिनका भी नहीं क्लियर हुआ, अगर उन्होंने एप्टीट्यूड को अभी तक भी नहीं टच करने की कोशिश की है, तो वो जरूर एप्टीट्यूड को ध्यान दें, और इनफ टाइम एप्टीट्यूड को देने से एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो एप्टीट्यूड को बिल्कुल मत छोड़ें। ओके, एप्टीट्यूड को करना चाहिए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। हाँ वो तो है ही, आप जितना ज्यादा एप्टीट्यूड में होता गया, एक सीधा सीधा क्वेश्चंस भी आता है, अगर आप पढ़ के गए हैं तो आपके लिए वो पूरा एज ही रहेगा, अगर आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये सही ही जी। रहेगा। दूसरी चीज उनका, जैसे अगर आपको प्रिपरेशन के दरमियान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस्ड रहना और कंटिन्यूअस रहना, तो कोई भी जी प्रिपरेशन के दौरान फोकस्ड और कंटिन्यूअस कैसे रह सकता है, आपने क्या अपनाया था, क्या मैसेज देना चाहेंगे फोकस्ड और कंटिन्यूअस रहने के लिए। सर, कई बार पढ़ाई करते समय सर मैं एक चीज का यूज करता था बार बार, जैसे कभी कभी डिमोटिवेटेड फील होता था या फिर लगता था कि इनफ कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मैं पोमोडोरो टाइमर एक होता है सर, मैं उसका इस्तेमाल करता था सर। आप अपने फोन में ऐप है सर, कई ऐप आते हैं, जैसे एक ब्रेन फोकस ऐप यूज करता था मैं। तो मैं 40 मिनट 45 मिनट का टाइमर लगा लेता था कि इफ अगर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है और मैं बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, फोकस हम्म, हिल रहा है, क्वेश्चन लगा रहा हूँ और नहीं बैठ पा रहा हूँ किसी वजह से, हम्म, तो मैं वो टाइमर लगा देता था 40 मिनट का, और फोन में हम्म, टाइमर लगा के फोन को ऊपर रख देता था। 40 मिनट तक अनडिस्टर्ब जाता था, फिर 40 मिनट बाद वो टाइमर बजता था, और फिर 5-10 मिनट के बाद उठता था, फिर आता था, फिर वो 40 मिनट का चलता था। तो उससे एक सर जो कंसिस्टेंसी में इशू थी, बहुत उसने हेल्प किया मुझे पोमोडोरो टाइमर में। दूसरा सर, आपको मोबाइल मैंने बताया था, मैं मोबाइल आप बाहर रख दीजिए, आप अपने रीच से दूर रख दीजिए, अगर आपका बार बार हाथ जा रहा है, अगर आप ये कर सकते हैं तो। और बाकी आप लाइब्रेरी में हैं तो आप जैसे पोमोडोरो टाइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपका मन नहीं करेगा उसको करने, रिजल्ट आएगा। एग्जाम में बार बार दिमाग जाता है, तो सर जब आप कोई पीडीएफ सॉल्व कर रहे हैं, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं या लेक्चर देख रहे हैं, तो सर ये एक बहुत बड़ा अवरोध होता है कि आप उस समय एंजॉय नहीं कर रहे होते। जो आप लेक्चर देख रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपका दिमाग बार बार एंड रिजल्ट की तरफ जा रहा है कि आपका होगा कि नहीं होगा, ये इनफ है कि नहीं है, ये वर्थ इट है कि नहीं है। ये सब जो क्वेश्चन आते हैं, ये कंसिस्टेंसी में बहुत हैम्पर करते हैं सर। तो सर एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप जो लेक्चर पढ़ रहे हैं सर, आप पूरी तरीके से उसमें डूब जाएं और भूल जाएं कि 2 महीने बाद पेपर है, तो उसमें आएगा किस 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 तरीके से मेरा परफॉर्मेंस होगा। ये सोचने से सर कंसिस्टेंसी में इशू आ जाता है। तो एकदम मोमेंट में रह के सॉल्व करने से या पढ़ने से
एक कंसिस्टेंसी में बहुत ईज रहता है सर। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, जी काफी ज्यादा। सबसे जी इम्पोर्टेंट तो प्रेजेंट टाइम में देखिए इस समय क्या है कि हमने ऑनलाइन स्टडी का मोड तो अपना लिया, लेकिन उसके डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो मोड हम नहीं अपना पा रहे हैं। 24 आवर जी हमारे सर। हाथ में मोबाइल फोन लैपटॉप या टैब रह रहा है, ले रहे हैं हम उसको पढ़ने के लिए लेकिन डिस्ट्रैक्ट रह रहे हैं। मेरा मानना है कि कम जी से कम आपको 4 to 5, अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो जितना बड़ा सिलेबस है आपका, एटलीस्ट आपको कम से जी कम कुछ नहीं तो 500-600 आवर्स का लेक्चर तो आपको करना ही है। और अगर आपने टारगेट 6 मंथ का बनाया है तो आपकी जो डेली की स्टडी होनी चाहिए सिर्फ लेक्चर देखने की, अगर आप लाइव भी कर रहे हो या आप ऑफलाइन क्लास के पार्ट हो या आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप कर रहे हो, आप ये मान के चलिए कि टीचर से इंटरेक्शन चाहे वो लाइव मोड में हो चाहे रिकॉर्डेड मोड में हो चाहे ऑफलाइन मोड में मिनिमम 6 आवर्स का तो होना ही चाहिए। तभी तो आप 6 महीने में तैयारी आप कर सकते हैं। अगर आप इससे कम का आप कर रहे हो तो मेरे ख्याल में नहीं तो फिर उसके बाद आपको 1 ईयर का प्रोग्राम पूरा बनाना चाहिए कि 1 ईयर का मेरा प्रोग्राम रहे, तब तो जाके हम प्रिपेयर कर पाएंगे अच्छे तरीके से। बच्चों के साथ ये सबसे बड़ी जी समस्या है ऑनलाइन मोड में, उन्हें सिलेक्शन भी विद इन ए 6 मंथ चाहिए लेकिन उन्हें पढ़ना भी उतना नहीं है। ये सबसे बड़ा, एज एजुकेटर, ये जो हम लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है कि पहले ऑफलाइन में क्या था कि ऑफलाइन में बच्चा एटलीस्ट, अब जो पैंडेमिक के बाद बच्चे आ रहे हैं ना वो ऑफलाइन भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि अब हमें 2 मोड मिल गया। पहला क्या हो गया, पहले तो ये था हर बच्चों के दिमाग में कि चलो भाई ऑफलाइन क्लास में आ गए, ऑफलाइन क्लास में हमें जो मिल गया वही हमें पढ़ना है, अगर हमारा लेक्चर छूट गया तो दोबारा हमें ये लेक्चर देखने को कतई नहीं मिलेगा। तो उस पे क्या था ना, बड़े बच्चे फोकस्ड रहते थे। अब क्या है, चलो ऑफलाइन आ गए, ठीक है लेक्चर छूट गया कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेंगे। इसमें बच्चे ज्यादा समय गंवा रहे हैं। तो डिसिप्लिन रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों को इस समय, जो भी एस्पायरेंट्स है ना उन्हें डिसिप्लिन रहना बड़ा जरूरी है। अब डेली का टास्क डेली खत्म करना है। आप ये सोच के उसको मत छोड़िए कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर की एक्सेस है, आप जब मन करेगा तब देख लेंगे, आपका मन कभी भी नहीं करेगा। और जो डिसिप्लिन्ड नहीं रहता वो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा हो, वो सिलेक्शन नहीं दे पाता। ज्यादातर नंबर इन्हीं बच्चों का रहता है। मैं तो मान रहा हूँ जो सिलेक्शन बच्चों का नहीं होता ना, या लेट होता है डिले हो रहा है, वो डिसिप्लिन में जी न रहने की वजह से होता है। अगर वो डिसिप्लिन में रहे तो ये एग्जाम, अगर आपको सिलेबस का आइडिया लग गया है, आप थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रांग है, बेसिकली हम लोग तो बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप थोड़ा सीरियस जी आप रहो तो 6 महीने में भी बच्चों ने सिलेक्शन दिया है, JRF लेके गए हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे लास्ट निकले हैं, ऐसा नहीं। लेकिन ऑनलाइन का ये थोड़ा सा एक डिस्ट्रैक्शन वाला जो है ना मैटर, वो काफी बड़ा है। उसके ऊपर तो आपने 2-3 तरीके जो बताए वो काफी हेल्पफुल रहेंगे आई थिंक लोगों को, कि आप यूट्यूब पे अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो तो बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, आप कैसे टाइमर वगैरह का यूज करें, मोबाइल फोन को कम सर। यूज करें। बट डाइट और एक्सरसाइज का भी रोल आ जाता है सर इसमें। जैसे आप जंक अवॉइड करें, जैसे आप बाहर रह रहे हैं तो आप जंक ज्यादा ना खाएं, रेगुलर बेसिस पे मत खाएं। और हम्म, थोड़ा बहुत अगर आप दिन में समय निकाल पाए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कुछ हल्का सा एक्सरसाइज 5-10 मिनट्स का कर लें, तो ये भी हेल्प करता है सर दिन में आपको, क्योंकि पढ़ाई करने में बैठना है तो ये बहुत हेल्प करता है। अगर आप 5-10 मिनट्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं और थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं और खाना रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते हैं बाहर, तो ये भी बहुत हेल्प हाँ करता हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत तो लोगों के साथ रहती है, ये तो है है। जी सर। मेरे केस में सर मदर मेरी इतनी स्ट्रिक्ट थी इस चीज को लेके कि अगर मैं कुछ बाहर खा लेता हूँ तो मुझे डांट पड़ जाती है। तो इसलिए मेरा इस चक्कर में बहुत कंट्रोल रह गया, और हेल्थ का मेरे ध्यान वो रख देती थी अच्छे से। नहीं, अब तो अच्छा है कि आप घर पे रह के तैयारी कर सकते हैं और घर का खाना खा सकते हैं। बच्चे इस बात को जी समझते नहीं है। आप घर पे खाना, जैसे खास करके ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, आप मेरे ख्याल से आप ऑनलाइन पढ़ाई करिए, ऑफलाइन ऑफलाइन आने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरा जो अभी पिछले 3-4 साल का जो अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा खास करके इस कैटेगरी में,
बिकॉज यहाँ जो बच्चा तैयारी करने आ रहा है वो बहुत मेच्योर बच्चा होता है, ठीक है। जी तो उसे मुझे नहीं लगता किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। वो अगर ऑनलाइन ही प्रेफर करे, लेकिन ऑनलाइन में डिसिप्लिन में रहे और कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे, तो बढ़िया तरीके से जी घर बैठ के मिनिमम कॉस्ट में प्रिपरेशन कर सकता है। लेकिन लोगों के जी दिमाग में सर। अभी ये चीजें जा नहीं रही हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमें नहीं लगता कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में दिल्ली कहीं पे भी जाने की जरूरत है। कोई मतलब है नहीं। आप डिसिप्लिन में रहिए। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तब तक चाहे ऑनलाइन रहिए चाहे ऑफलाइन रहिए, सिलेक्शन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा फैक्ट होता है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि डिसिप्लिन में रहना कैसे है। डिसिप्लिन में रहने का सीधा सा मतलब है कि आपका जो डेली का टास्क होना चाहिए वो फिनिश्ड होना चाहिए। शेड्यूल वगैरह कुछ आप बनाते थे क्या, कि मेरा कुछ शेड्यूल टारगेट वगैरह कुछ रखते थे आप? सर मैं लास्ट के स्पेशली सर जैसे सिलेबस जब थोड़ा एग्जाम करीब आता है तो ये टेंशन बढ़ने लगती है कि मेरा रिवाइज कैसे होगा। अगर आपने एक बार पढ़ भी लिया, आपके नोट्स भी बने हुए हैं, आपका गैप हो गया है, तो ये टेंशन रहती है कि ये मैं फिर से उस रिदम को कैसे लाऊं, क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करूं और रिवाइज कैसे करूं। ये सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो सर मैं टाइम लास्ट के 2 मंथ्स में ये पिछले साल भी सर गेट के एग्जाम में मैंने ये फॉलो किया था और इस बार भी फॉलो किया कि मैं मंथली टाइम टेबल बनाता था सर, डे वाइज, कि मैं इस आने वाले 15-30 दिन में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, और मैं उससे स्टिक रहने की कोशिश करता था। और फिर जैसे वो महीना कंप्लीट होता है मैं फिर से एक नया टाइम टेबल बनाता था कि आने वाले महीने में क्या होगा, क्योंकि कई बार एक बार में करने में ओवरवेलमिंग लगता है सर। तो इसलिए मैं छोटा छोटा बनाता था। इनफैक्ट इस बार सर क्योंकि मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया था तो मेरा मुझे और दिक्कत हो रही थी फिर से उसको रिवीजन करने में। मैं 5 5 डेज का बनाया था सर, क्रैश की तरह। कि जैसे मैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि बिल्कुल स्टक हो गए हैं, तो आप 5 डेज का क्रैश टाइप का बनाइए कि ये क्रैश कोर्स है और उसमें मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो 5 डेज में कंप्लीट कर लूंगा। उसको वो मत कर, एक्स्ट्रा नहीं कंप्लीट करना है, पर बस 5 डेज का प्लान है, आगे का प्लान नहीं है, और उसको करने की कोशिश करिए। वो एक मिनी कॉन्फिडेंस देगा आने वाले दिन को, और 5 डेज के बाद आने वाले टाइम को इम्प्रूव करने के लिए। एक कॉन्फिडेंस जब 4-5 टॉपिक कंप्लीट हो जाता है सर, तो एक आ जाता है अलग से कॉन्फिडेंस की प्रोग्रेस हो रहा है। और फिर से आप चाहे 5 डेज का चाहे 10 डेज का फिर से बना लीजिए, छोटा सा शॉर्ट टर्म। अगर आप 2 मंथ बड़ा लग रहा है बहुत कि 2 मंथ में क्या पढ़ेंगे, पता नहीं कितना बड़ा है, कैसे पढ़ेंगे, तो आप 5 डेज 10 डेज का बना लीजिए सर। ये सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत इफेक्टिव था। नहीं तो सर अगर मूड के हिसाब से पढ़े कि आज मेरा मेन ग्रुप पढ़ने का मन है तो मैं मेन ग्रुप पढ़ता जाऊंगा और पढ़ता ही जाऊंगा, जब तक कंप्लीट होगा 1 हफ्ता लगेगा। तो सिलेबस तो 60% कंप्लीट ही होगा, और उसकी वजह से टेंशन और बढ़ जाएगी। सिलेबस कम कंप्लीट होगा और जितना भी कंप्लीट होगा उसमें भी डर बढ़ा रहेगा। तो इसलिए सर ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी रही डेली टॉपिक वाइज बनाने की। नहीं, इस बार हम लोगों ने भी वही किया है। मेन अभी जो हम बैच रन कर रहे हैं उनको पूरी शेड्यूलिंग करके दे दी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सारे टॉपिक की, कि ये हमारा इस वीक का ये टारगेट है। वैसे शेड्यूलिंग तो कंप्लीट कर दी है, सिलेबस जो खत्म करना है, बट उनको टारगेट सेट कर दिया है कि ये इस वीक का हमारा टारगेट है, ये हमें खत्म करना है। और एक एक्स्ट्रा चीज ये भी डाली है कि इस बार डाउट सेशन भी रखा है। मतलब मेनली अब हम क्या कर रहे हैं कि लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउट सेशन ले रहे हैं अब बच्चों को, जी ताकि सबसे ज्यादा जरूरी कि हर एक लेवल की प्रिपरेशन कराना। तो मेरा मानना है कि मतलब आप थोड़ा सा इस तरीके से लेके जाओगे ना तो बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसमें भी जी सबसे इंपॉर्टेंट रोल वही डिसिप्लिन का ही रहेगा। बच्चा का डिसिप्लिन रहेगा तो कर ले जाएगा, अगर नहीं जी रहेगा तो नहीं सर। कर पाएगा। सर एक चीज ऐड करूंगा मैं इसमें, टाइम टेबल को लेके। सर हम लोग बचपन से टाइम टेबल के बारे में जानते हैं इस चीज को कि टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। सर एक हमारा एक टाइम टेबल को लेके एक प्रॉब्लम आती है कि हमने जैसे 30 डेज का टाइम टेबल बना लिया, तो सर शुरू के जब तक टाइम टेबल फॉलो होता है तब तक हमारा रिदम बहुत अच्छा रहता है। जैसे टाइम टेबल में जो टॉपिक मेंशन था वो नहीं कंप्लीट होता है, बैकलॉग हो जाता है, वो टाइम टेबल फॉलो करना बंद कर देता है। सर मुझे इसमें एक चीज पता चली थी बहुत अच्छी। मैंने बीच में एक कोर्स किया था सर इसको लेके, तो उसमें एक चीज पता चली थी सर कि जैसे ही हम टाइम टेबल बना रहे हैं और 5 डेज का
जितना भी 30 डेज का बनाया है, जैसे ही हमारा वो बैकलॉग आता है, हमें अपने उस टाइम टेबल में जाके तुरंत चेंज कर लेना है उसी समय, नॉट द अदर डे, उसी आवर में। कि लग रहा है कि आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो उसी समय हम टाइम टेबल में चेंज कर लेंगे कि ये टॉपिक अब यहाँ से हट गया और मैं इसको आगे पोस्टपोन कर देता हूँ या फिर मैं कुछ एडजस्ट कर देता हूँ। वो टाइम टेबल फिर से नया हो जाता है सर, और तब उसको फॉलो करने में मजा आता है। तो सर जो भी टाइम टेबल बनाने में जिनको भी दिक्कत आ रही है और बनाते दिक्कत आती है, मैं ये एडवाइस उनको देना चाहूंगा कि अगर आप बैकलॉग हो रहा है तो उसको आप रहने मत दीजिए और फ्रेश टाइम टेबल भी मत बनाइए। आप उसी में उसी समय इंस्टेंट चेंज कर दीजिए, आपका फिर से लाइव हो जाएगा वो टाइम टेबल, और आपको फिर वही आपको फॉलो करना है। बिल्कुल, नहीं जी सही सर। बात कर रहे हैं आप। चलिए, अपने सिलेक्शन का क्रेडिट मेनली आप किसको देना चाहेंगे? सर सिलेक्शन सर, पढ़ाई करते समय स्टक की फीलिंग बहुत कॉमन आती है सर। कभी कई बार प्रोग्रेस फील नहीं होता है, और कई बार लगता है कि कैसे होगा, या बहुत बड़ा लग रहा है, या फिर वर्थ इट है कि नहीं है। तो सर उस समय फैमिली फ्रेंड्स ये बहुत रोल प्ले करते हैं सर। खासकर सर हम्म। घर में पिताजी मेरे एकेडमिशियन ही है, और वो बहुत इस चीज को बारीक से समझते हैं सर। बॉडी लैंग्वेज, एक बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से, और खासकर मुझे तो वो समझ जाते हैं कि मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ या मैं क्या कैसा फील कर रहा हूँ। तो मैं उनसे शेयर कर लेता था बहुत सारी बातें, तो वो मुझे हम्म। बहुत गाइड करते थे, स्पेशली एग्जाम अच्छा। से पहले वाले समय में, जब मैं फ्लो में फील नहीं कर रहा हूँ। और सर मदर भी मेरी बहुत चीयरफुल एटमॉस्फेयर रखती थी, और आ, खाना पीना बहुत अच्छे से, मेरा मेरा हेल्थ का पूरा ध्यान रखती थी। और सर मेरे फ्रेंड्स भी, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा सर, जिनसे मैं मेरे कॉलेज के टाइम में फ्रेंड है, केमिस्ट्री से ही है। मैं उससे बात करता था, जैसे पढ़ाई करते समय कई बार स्टक हो, या फिर कुछ पढ़े हो मजा नहीं आ रहा है, या एक बस वो हो रहा है कंप्लीट नहीं हो रहा है, या क्या चल रहा है पता नहीं चल रहा है, तो दोस्त से बात करना बहुत इफेक्टिव लगता है सर। तो सूर्या मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करता था। मेरा छोटा भाई भी है, बलराम है सर, वो भी इसकी तैयारी कर रहा है, तो हम लोग भी बहुत डिस्कस करते थे आपस में। तो उससे बहुत हेल्प मिलता था सर। कई बार कुछ चीजें इतनी टेक्निकल है कि वो जो पढ़ रहा है वही समझ पाता है, तो मैं उससे बात करता था। मेरे बड़े भैया भी हैं, उन्होंने क्लियर किया था, तो मैं उनसे कई बार बात करता था। तो सर इनका बहुत ओके। बड़ा क्रेडिट है सर। मैं टीचर्स, जितने भी मैं टीचर्स मेरे अक्रॉस आए सर, आप आए, अमित सर थे, स्टैट पढ़ाया था उन्होंने, और सर वेद सर थे, ज्योति मैम थी, मैं इन सारे टीचर्स का सर मैं इनको बहुत आभार हूं, मैं इनके प्रति बहुत, इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया, इंटरेस्ट पैदा किया, और सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट किया सर। नहीं, चलिए, और कोई मैसेज बाकी जो एस्पायरेंट्स हैं उनको अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। सर अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, और निगेटिव टॉक नहीं करना है, अपने आप को ओवर इंकरेज करना है, और हम्म। प्रेजेंट में रह के पढ़ने की कोशिश करनी है। और इससे सर याद बहुत ज्यादा रहता है, जो हम पढ़े रहते हैं वो लंबे समय तक तभी याद रहता है जब प्रेजेंट में रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप बहुत फ्यूचर को लेके परेशान है, चिंतित नहीं है। तो सर ये सबसे बड़ा की है, मैं देना चाहूंगा एज ए मैसेज। आगे फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, क्या करना चाहते हैं आगे, क्या है प्लान की? रिसर्च के लिए जाना सर है, मैं अभी जॉब लेना है, क्या करना है? सर मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे रहा हूँ। अभी हरियाणा का एग्जाम था, पोस्टपोन हो गया सर, उसकी तैयारी थी। लास्ट ईयर एमपी का जो एग्जाम हुआ था सर, उसका रिटर्न मैंने क्लियर किया है, और उसका इंटरव्यू अभी शेड्यूल्ड है, और फिर से अभी 1 जून को एमपी का एग्जाम है सर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को मैं टारगेट करना चाहता हूँ, हायर एजुकेशन में टीच करना चाहता हूँ सर। नहीं, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा, और आपके द्वारा बताई गई बहुत सारी बातें जो CSIR नेट JRF या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन लोग कर रहे होंगे एस्पायरेंट्स, उनके लिए आई थिंक हेल्पफुल भी रहेगी। फ्यूचर के लिए आपको जी बेस्ट सर। ऑफ लक। अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके, सर। आपने अपने अनुभव शेयर किए। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, ठीक है, ओके, बाय बाय।
ओके सर, गुड नाइट।